नमस्कार साथियों, मैं सैफान अली आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण रसायन विज्ञान का अध्याय 2। तो फ्रेंड्स, ये इस अध्याय का पार्ट 2 है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 आप देख सकते हैं। यह वह सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपकी आने वाली आगामी बोर्ड परीक्षा में उपयोगी होंगे। और अभी से तैयारी में लग जाइए तो ये सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है और जठर ग्रंथियों से निकलता है ये रस। जठर रस का रिसाव कहाँ से होता है? जठर ग्रंथियों से होता है। जठर ग्रंथियों से इसका रिसाव होता है। और अगर इसकी कंडीशन की बात की जाए तो यह कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए कि कैसी होती है तो यह अम्लीय होता है। और जाहिर सी बात है, एक ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। अगर 0 से, मान लीजिए 0 को छोड़ देते हैं, 1 से 7 तक इनके बीच का जो होता है ना, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो ये 1.2 है, 1.2 है तो ये क्या हो गया? अम्लीय हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसका रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CaCO3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया ये तीनों एक ही रूप हैं। और इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर इनकी प्रकृति एक सी है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये जातीय हैं, ना कि विजातीय। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या? चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर। अगला प्रश्न है, नीला थोता जिसे तूतिया भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोता तूतिया के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CuSO4 5H2O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बच्चों, जो इसका कार्य है ना, नीले थोते का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कीटनाशक में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कीटनाशक दवाएं बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में और चिपकाने वाले गोंद बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। चिपकाने वाला गोंद हो गया आपका ये। और इसी तरह से और भी कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उससे आप ध्यान से याद कर लें। बार 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 पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चों, ये जो स्लाइड में आपको जो भी प्रश्न दिख रहे हैं सूत्र से संबंधित, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। इनसे सूत्र पूछ लिया जाता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा है?
चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। ऑप्शन ए CH3 COOH, या ऑप्शन बी C6H12O6, या ऑप्शन सी में क्या पूछ रहा दे रहा है C12H22O11, या ऑप्शन डी CH3CHO। तो चीनी का रासायनिक जो सूत्र होता है वो पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चीनी का सूत्र क्या होता है? C11H22O12। ये क्या है? C12H22O11, ये सूत्र होता है चीनी का। और ये सूत्र किसका है? ऑप्शन नंबर बी में जो दिखाई दे रहा है, तो बच्चों यह सूत्र है ग्लूकोज का। तो यह सूत्र किसका है? ग्लूकोज का है। इसको भी आप याद कर लें, यह ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अब अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो यह बच्चों कहलाते हैं क्षार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है, या फिर 2.2 होता है, या फिर 12 होता है, या फिर डी ऑप्शन नंबर डी 40 होता है। तो 14 तो नहीं होता है, इसका पीएच मान होता है 2.2, 2.2, लगभग 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है ना, उसका पीएच मान पूछा गया है 5.6 से कम, या 12 से कम, या 14 से कम, या फिर 11.5 से कम। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान होता है 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5.6 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। बस ये याद रखो 1 से 7 तक के बीच का क्या होता है? अम्लीय होता है। ये आपको मैंने पैमाने वाली थ्योरी बता दी है ना, तो आप इतना याद रखो। ये 0 से शुरू होती है 7 तक जाती है, तो इसमें आने वाले जितने भी तत्व होते हैं कैसे होते हैं? वो अम्लीय हो जाते हैं। और 7 के बाद जो शुरू होते हैं, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से 14 तक जाएंगे, तो वो सब क्षारीय होते चले जाएं। 7 के बाद जैसे ही 8 का नंबर आता है तो वो कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप याद कर लें तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु ऐसी है जो दोनों अभिक्रियाएं करती है? कॉपर, या फिर चांदी, या फिर लोहा, या फिर जिंक। तो वह कौन सी ऐसी धातु है जो दोनों अभिक्रियाएं करती है? तो जिंक, जेडन जिसे बोलते हैं, जिंक जो धातु होती है, जिंक मतलब जस्ता। जिंक बराबर क्या होता है? जस्ता धातु, जिसका उपयोग सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में किया जाता है। तो यह जो धातु होती है यह कैसी होती है? दोनों अभिक्रिया करने वाली धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी धातु है जो ये तो अभी रिपीट हो गया है, सॉरी बच्चों। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या ऑप्शन बी दो विस्थापन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया, या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया? चलिए बच्चों, आप कमेंट करके आंसर का जवाब दे दें जल्दी से, तब इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कि उदासीनीकरण होता है या दो विस्थापन होता है, या ऑप्शन सी संयोजन, या ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो अम्ल और क्षार, इनके बीच की जो अभिक्रिया होती है वह
उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसमें भी वही बात है, सारा खेल किसका है? सारा खेल इस पैमाने का है। यहाँ से शुरू होता है 1 से, 0 से 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद 8 9 10 11 और ये 12 और ये 13, मान लेते हैं कि ये 13 है और ये 14 है। तो ये जो ये पूरा स्केल मैंने बना दिया है ना। अब होता क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक 7 तक, ये कैसे होंगे? सब अम्लीय होंगे। और ये वाले इधर के 7 के बाद वाले जितने भी होंगे वह कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। इनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। और ये बच गया जो बीच वाला ना, ये 7 नंबर, तो ये उदासीन होता है बच्चों। ये कैसा होता है? उदासीन। तो यही पूछा गया है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया क्या है? ये वाली है। तो कैसी होगी? उदासीन। आशा करता हूँ यह बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ आप ये देख भी सकते हैं, अम्ल प्लस क्षार की अपक्रिया कराने पर क्या मिलता है? लवण और जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा? तो मधुमक्खी के डंक मारने पर क्या निकलता है? तो उस डंक से निकलता है फार्मिक अम्ल। क्या निकलता है? फार्मिक अम्ल निकलता है, जिसे और किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों इसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल, ये दोनों नाम एक ही हैं। जो मधुमक्खी का डंक होता है ना, उसके काटने पर इसका रिसाव होता है, जिसकी वजह से हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है ना मधुमक्खी के काटने पर, वह इसी के कारण होता है। तो अब इसका उपचार करने के लिए क्या व्यवस्था है? तो इसका उपचार करने के लिए बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पर बेकिंग सोडा आप लगा लें तो उससे राहत मिलेगी। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल पर 14 क्या दर्शाता है या क्या प्रदर्शित करता है? तो ये पीएच स्केल जिसके बारे में अभी बार बार हम बात कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये क्या है? पीएच स्केल है। पीएच स्केल पैमाना। तो यहाँ भी वही दिखाया गया है, एसिड, फिर न्यूट्रल, फिर एल्काइन। एल्केलाइन जो होते हैं, मतलब जिन्हें क्षार कहते हैं। न्यूट्रल मतलब उदासीन। एसिडिक मतलब अम्लीय। तो 1 से 7 तक तो हो जाते हैं आपके अम्लीय, और 7 से 14 तक के आपके क्षारीय हो जाते हैं, और जो बीच वाला होता है ना वो न्यूट्रल रहता है। तो पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो आप बच्चों देखकर बता सकते हैं, अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, या फिर उदासीनता को प्रदर्शित करता है, या अधिक क्षारीयता को, या फिर कम क्षारीयता को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया है कि 14 किसको प्रदर्शित करता है। तो 14 क्या है? क्षारीयता में चला जाएगा। तो अधिक, सबसे अधिक क्षारीयता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब प्रबल क्षारीय होगा। क्या होगा? 14 तक अगर कोई तत्व जाता है ना, जो भी लिक्विड है, जो भी पदार्थ है, अगर 14 तक जाता है ना, तो प्रबल क्षारीय हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? प्रबल क्षारीय। अगला प्रश्न है, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा होता है? तो जो चूने का जो जल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाएगी, तो उस जल का रंग कैसा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, दूधिया हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे ये एक टब है, इसमें क्या है? चूना फुलाया गया है, जिसमें चूना भरा हुआ है जल के साथ में। तो आपने देखा होगा कि इस तरह की वाइट कलर की एक परत जम जाती है।
तो वही वो उसका रंग कैसा होता है, तो वो सफ़ेद कलर की होती है। मतलब उसे क्या कह सकते हैं, दूधिया कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए बच्चों एंटासिड औषधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंटी एसिड का प्रयोग होता है। अच्छा, ये एंटीबायोटिक क्या करती है भाई? तो जैसे बुखार, सर दर्द। एंटीबायोटिक को आप इस तरह से कह सकते हो कि ये हर मर्ज की दवा है। एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? प्रतिजैविक। जो प्रतिजैविक औषधि है, अब इसका काम क्या होता है? तो मैंने बताया आपको, जैसे कि बुखार आना, चक्कर आना, तो इन सब के काम में आती है। और इसका क्या है, एनाल्जेसिक का, तो इसका मतलब होता है पीड़ाहारी। क्या होता है? पीड़ाहारी, मतलब दर्द निवारक दवा है ये। तो ये क्या करती है? दर्द का निवारण करती है। और एंटीसेप्टिक क्या करती है? ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, ये तो बता ही दिया। एंटीसेप्टिक का जो काम होता है वह ये प्रतिरोधी होती है। कैसी होती है? प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोधी। और कैसी प्रतिरोधी? मतलब प्रोतधकता। मान लीजिए कोई घाव हो गया है या कहीं कट गया है चोट लगने से, तो इन सब ऐसी कंडीशन में उन घाव को भरने के लिए या उनको लाभ पहुंचाने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रतिरोधी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। और ये तो आपको बता ही दिया है, एंटीसेड एसिड। तो ये एंटी एसिड क्या होता है? प्रति अम्ल जिसे बोल सकते हैं, प्रति अम्ल। अब इसका काम क्या होता है? तो काम भी आपको बता ही दिया है। मतलब ये इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब अम्ल की कमी हो जाएगी पेट में, तो फिर उसको ठीक करने के लिए क्या होगा? एंटी एसिड दवाई लेना पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अम्लता को ठीक करने के लिए हमें एंटी एसिड दवा यानी कि प्रति अम्ल का प्रयोग करना होता है। आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना देखते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो बच्चों 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट ज़रूर करें, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो CO2 या फिर ऑप्शन बी SO2 या फिर CO या Cl2। तो अम्लीय वर्षा में जिसका प्रयोग होता है वो है CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब ये CO2 होता क्या है? तो ये CO2 गैस होती है जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड होती है भाई। और इसी का प्रयोग किस में किया जाता है? अम्लीय वर्षा करने के लिए। अब या तो कोई कर दे वर्षा या तो फिर कृत्रिम रूप से होगी, पर उपयोग तो इसी का होगा ना, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अम्ल व क्षार के सहयोग से बनता है, क्या बनता है? लवण, अम्ल, अम्ल या फिर क्षार, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल व क्षार के सहयोग से लवण तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मान लीजिए यह अम्ल है कोई हमारे पास, और हमने क्या लिया? क्षार ले लिया, और इसकी अभिक्रिया करा दी भाई। तो अभिक्रिया कराने पे हमें क्या प्राप्त होगा? तो जो हमें प्राप्त होगा वो ये होगा भाई, ये प्राप्त होगा साहब। इधर देख लेते हैं, साल्ट प्लस H2O, यानी कि नमक और जल प्राप्त होगा, यानी कि लवण जिसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। हार्मोन, एक मिनट बच्चों, अम्ल व क्षार के सहयोग से क्या बनता है? तो लवण बनता है। बच्चों इतने ही प्रश्न थे, क्योंकि जो प्रश्न थे वो पार्ट नंबर 1 में पूरे करा दिए गए हैं। फिर मुझे लगा कि जो अभी कंटेंट बाकी रह गया है तो वो भी कंटेंट आप तक पहुंचा दिया जाए, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा हो जाए। तो अम्ल, क्षारक और लवण से बनने वाले लगभग सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है। आप इन सब को लिख कर याद करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी समय बहुत है परीक्षा के लिए। आप अगर इस तरह से मेरे वीडियोस के माध्यम से रोज़ अगर एक वीडियोस रोज़ देखते रहेंगे तो सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे और प्रश्न भी याद होते जाएंगे। और हमारे वीडियो की एक खासियत होती है कि उसमें हम इमेजेस द्वारा आपको बताने का प्रयास करते हैं, और इमेजेस से मुझे लगता है कि शायद ये बेस्ट तरीका है। पर मगर आपको क्या लगता है वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार।